नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे रियल एस्टेट साइकिल्स पर। हर एक एसेट क्लास की अपनी एक अलग साइकिल होती है। जैसे कि रियल एस्टेट की साइकिल तकरीबन 8 साल की होती है, स्टॉक्स मार्केट की 4 साल और गोल्ड की थोड़ी बड़ी होती है, लंबी होती है 20 साल की। तो हर एक साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं। जैसे कि एक स्टार्ट से अगर बात करें तो एक रिसेशन का फेज़ होता है, फिर रिकवरी का फेज़ होता है, फिर एक्सपेंशन का फेज़ होता है और फिर हाइपर सप्लाई का फेज़ होता है। ये फेजेस डायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई से गवर्न होते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाईज बनना शुरू होती हैं, सप्लाईज फिर बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं। पहले एक डिमांड में बूम आता है, फिर सप्लाईज का बूम आता है। कुछ हद तक डिमांड एंड सप्लाई का मैच तो हो जाता है, बट जब सप्लाईज डिमांड से कहीं ज़्यादा हो जाए तो जिसको कि हम हाइपर सप्लाई का पीरियड कह रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के मार्केट क्रैश करता है और रिसेशन का फेज़ आता है। तो ऐसे ही रियल एस्टेट का भी साइकिल काम करता है। रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास ही है, राइट। तो रियल एस्टेट का साइकिल एक्चुअल में गवर्न कैसे होता है, इस पर बात कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें रेंटल्स पर फोकस करना होगा। हमें रियल एस्टेट को समझने के लिए रेंटल्स पर अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि रेंटल्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। अगर किसी अच्छे मार्केट में यानी कि मैच्योर मार्केट में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस उतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर रेंटल्स की ट्रांजैक्शंस तो होती ही होंगी और रेंटल्स में 10% से ज़्यादा का गैप नहीं होता है। तो किसी भी रियल एस्टेट को समझने के लिए, किसी मार्केट को समझने के लिए, ट्रांजैक्शन को समझने के लिए रेंटल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पर एक एडिशनल टिप दे दूँ आपको कि अगर रेंटल 25 साल के आसपास का रेंटल आपके रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को या ओनरशिप का एक्सपीरियंस देता है, 25 साल का रेंटल, तो बहुत ही बेहतरीन डील होती है। इवन 33-35 तक अच्छी डील होती है। उसके बाद वो एक एक्सपेंसिव परचेज होता है। तो बट हम रियल एस्टेट साइकिल पर वापस आ जाते हैं। रियल एस्टेट साइकिल में रेंटल का क्या महत्व होता है, कैसे ये ड्राइव करता है, इस पर बात करते हैं। तो इनिशियली लोग जब अर्बनाइज होते हैं, शहर में रहना शुरू करते हैं, तो वो रेंट्स पर रहते हैं। लोग घर खरीदना इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि रेंटिंग इज़ चीपर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रेंटल्स बढ़ने लगते हैं और उस पेस से हमारा रियल एस्टेट का कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, तो लोगों को रियलाइज़ होता है कि शायद दे आर पेइंग मच फॉर रेंटल्स, राइट। एक्सपेंसिव रेंटल्स वो पे कर रहे हैं। तो फिर वो ऑप्ट करते हैं कि क्यों ना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ली जाए और इस रियल एस्टेट को ओन किया जाए। तो एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है। फिर जो लोग छोटे घर में रह रहे हैं वो बड़े घर में जाते हैं, यानी कि 2 BHK से वो 3 BHK पे शिफ्ट होते हैं। 3 BHK वाला हो सकता है 4.5 BHK पर शिफ्ट हो रहा हो। तो इस तरीके का ट्रांजेक्शन एक पूरा का पूरा साइकिल एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक साइकिल क्या कहती है। क्या हमारे कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, तभी ये चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो इकोनॉमिक साइकिल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इकोनॉमिक साइकिल, जो कि हम जानते हैं जीडीपी का एक डेटा निकलता है, जो कि हर साल, जैसे कि नवंबर के 29 को रिसेंटली गवर्नमेंट ने निकाला, जो कि तकरीबन 1.5% के आसपास पिछले साल से कम है। यानी कि हमारी इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है वो स्लो ग्रो करने को, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड डेटा है। अभी तक जीडीपी का डेटा मैंने स्टडी नहीं किया है, बट यस, जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट रोल आता है आपको कंजम्पशन देखना है कि क्या कंजम्पशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि लोगों के हाथ में जब पैसा होता है तो हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो वो पैसा खर्च करना ही चाहते हैं, राइट। तो हमने अभी रिसेंटली देखा कि भले ही अर्बन कंजम्पशन कम हुई हो, बट रूरल कंजम्पशन में बहुत बड़ा उछाल आया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे मतलब हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि हम जीडीपी से लिंक कर सकते हैं। तो हम प्रोड्यूस अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा पंप इन होगा। जब इकोनॉमी में पैसा पंप इन होगा तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स के पास, टैक्स पेयर्स के पास पैसा आएगा और वो फिर कंजम्पशन पर लगाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपको, जो कि रियल एस्टेट साइकिल को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स का साइकिल। क्या इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं या कम हैं, तो ये कैसे डिटरमिन होता है। जब
एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूँ आपको। कोविड के टाइम पर इंटरेस्ट रेट्स 6.5 तक चले गए थे, तकरीबन बॉटम्ड आउट हो गए थे अगर पिछले 3 से 4 डिकेड देखें तो। जब आपका इंटरेस्ट रेट्स चीपर हो तो रियल एस्टेट बियरिश होता है। जब एक बार इंटरेस्ट रेट अपना बॉटम हिट कर लेता है और वहां से फिर ऊपर उठना शुरू होता है तो वो साइकिल बुल की स्टार्ट होती है, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहा है तो रियल एस्टेट इज बेयरिश, अगर इंटरेस्ट रेट्स अप जा रहे हैं तो रियल एस्टेट इज बुलिश, राइट। अब डिपेंड करता है कि बॉटम इसने कब हिट किया और कब से ऊपर आना शुरू हुआ। इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना, यस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इस तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएँ। हो सकता था कि 6.5 से और भी नीचे जा सकता था इंटरेस्ट रेट, उस टाइम पर ऐसा लग भी रहा था कि शायद 6.2 या 6.0 तक चला जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यस वहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हुआ और आज तक हम देख रहे हैं कि 8.5 8.6 के आसपास का है, राइट। तो रेंटल्स से हम कहीं ना कहीं ये डिटरमिन कर सकते हैं कि रियल एस्टेट साइकिल कैसा है। और नेक्स्ट साइकिल इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट का साइकिल, जो कि 4 साल के आसपास का होता है। स्टॉक मार्केट एंटिसिपेशन पर काम करता है। अगर जीडीपी नेक्स्ट ईयर अच्छा होने वाली है तो मार्केट इसे आज ही करेक्ट कर लेता है और एक अपना बुलिश पीरियड स्टार्ट कर लेता है। बट रियल एस्टेट के साथ ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट को एक्चुअल कैश फ्लो चाहिए होता है एंड दैट टू हैवी कैश फ्लो चाहिए होता है किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिविजुअल के हाथ में कि वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर पाए। तो अगर जीडीपी पिछले साल अच्छी थी तो इसका मतलब है कि आज लोगों के हाथ में पैसा है, या करंट ईयर अच्छी है तो आज लोगों के हाथ में पैसा है कि वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। तो स्टॉक मार्केट का साइकिल एंटिसिपेट करता है बट रियल एस्टेट का साइकिल एक्चुअल कैश फ्लो पर काम करता है। तो वो कैश फ्लो फिर रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन में डिटरमिन होता है। ऐसे ही जैसे कि आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में जॉब है, आपकी नौकरी की तनख्वाह वगैरह बढ़ रही है तो लगभग सबकी ही बढ़ रही होती है और लोग रियल एस्टेट लेना प्रेफर करते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, रियल एस्टेट साइकिल को इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिक साइकिल को मैंने आपको समझाया और स्टॉक मार्केट के साइकिल को डायरेक्टली लिंक किया कि ये कैसे लिंक्ड है। यस अगर थोड़ा सा पहले जाएं, मतलब 1990s वगैरह में जाएं, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता था, पेपर स्टॉक्स होते थे, तो ऐसे केस में सारी चीज़ें लगभग मुंबई से ही गवर्न होती थी। तो स्टॉक मार्केट जब बुलिश होता था तो रियल एस्टेट का साइकिल बियरिश होता था, और जब स्टॉक मार्केट बियरिश होता था तो रियल एस्टेट बुलिश होता था। लोग बेसिकली स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल करके रियल एस्टेट में लगाते थे, राइट। तो ये लेकिन आज के डेट में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं और रियल एस्टेट अगर अब जा रही हो तो साथ में स्टॉक मार्केट भी अब जाता हुआ दिख सकता है। हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे पास्ट में। तो रियल एस्टेट साइकिल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी और दिन या किसी और वीडियो के माध्यम से मैं स्टॉक मार्केट के साइकिल को एक्सप्लेन करूँगा। बट आज रियल एस्टेट साइकिल को हम हिस्टोरिकली देख लेते हैं कि कैसा रहा है। हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन से। 1991 में जब दुनिया के लिए हमारा इकोनॉमी खुला तो वहाँ से रियल एस्टेट की डिमांड में भी काफ़ी बूम आया। 1996 तक एक अच्छा बूम चला, रियल एस्टेट का बुल पीरियड चला इवन 1997 तक। हम एग्जांपल अभी के लिए मुंबई का लेंगे क्योंकि दिल्ली में सारी चीज़ें डीडीए गवर्न करता था, सप्लाई भी काफ़ी हद तक, डिमांड भी। तो सप्लाईज कंट्रोल होने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन ना होने की वजह से दिल्ली को एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं ले सकते हम इसको समझने के लिए, राइट। तो वहाँ से अगर स्टार्ट करें, मुंबई के एग्जाम्पल से अगर स्टार्ट करें तो हमने 1996 1997 तक देखा कि एक बुलिश मार्केट था। उसके बाद एक स्टैग्नेंट पीरियड स्टार्ट हुआ जो कि 2004-05 तक चला। फिर बुलिश हुआ मार्केट, इवन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जो यूएसए के रियल एस्टेट क्रैशेस थे उनकी वजह से। एक स्लो डाउन था 1 साल के आसपास का, बट वहाँ से वापस से पिक हुआ। 2011-12 तक एक हमने बुल पीरियड देखा। फिर 2020 तक, इवन 21 तक हमने देखा कि मार्केट पूरा का पूरा स्टैग्नेंट रहा, हम कह सकते हैं यस बियरिश रहा। बीच में ड्यू था रियल एस्टेट का बुल होना, लेकिन डीमोनेटाइजेशन ने इसे इंटरप्ट डाल दिया और ये पीरियड थोड़ा सा बढ़ गया। कोविड ने भी फर्दर तकरीबन 1 साल के आसपास का डिले डाला। बट जैसे ही कोविड के बाद डिमांड आई
तो कहीं ना कहीं एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हुआ। जो प्रॉपर्टीज़ इतने सालों से, 1 डेढ़ डेकेड से स्टैग्नेंट थी, रेट बढ़ ही नहीं रहे थे, और जब कोविड के बाद डिमांड आई तो स्नोबॉल इफेक्ट की वजह से एक 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली चीज़ 25 साल पुरानी होने के बाद भी 16,000 17,000 के रेट पर आई। तो यस, हम कह सकते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म पर होल्ड करो, बहुत ज़्यादा देर तक अगर स्टैग्नेंट भी रहा मार्केट, तो वो एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा नेक्स्ट डिमांड वाली साइकिल में, और आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो बीइंग एन एंड यूज़र, क्या आपको इन साइकिल्स पर डिपेंड होना चाहिए अपनी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रियल एस्टेट एट द एंड आप या कोई और यूज़ ही करेगा। तो बीइंग एन एंड यूज़र आपको रियल एस्टेट साइकिल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। रीज़न बीइंग, अगर आप एंड यूज़र हैं तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि आप एटलीस्ट 15 ईयर्स तो उस घर में रहेंगे ही, मतलब आप रियल एस्टेट की 2 साइकिल देखेंगे। अगर आपने पीक पर खरीदा तो आप पीक पर बेच रहे होंगे, अगर आपने बॉटम पर खरीदा तो बॉटम पर बेच रहे होंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहे हैं लेकर के, कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं होने वाला और एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और फॉर द इन्वेस्टर्स, हम हमेशा चाहते हैं कि हम बॉटम पर खरीदें और पीक पर सेल करें। तो 1-2 बार तो ऐसा हो सकता है, बट तीसरी बार आप बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ कर जाएंगे। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मेरे हिसाब से उन्हें भी बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए कि रियल एस्टेट का साइकिल कहाँ है, राइट? अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं, उन्हें साइकिल से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि क्या हम बबल में तो नहीं है। जो सबसे इनिशियल पॉइंट पर हमने बताया कि कुछ फेजेस होते हैं हर एक साइकिल के, किसी भी एसेट क्लास का हो, रिसेशन का पीरियड, रिकवरी का पीरियड, एक्सपेंशन का पीरियड और हाइपर सप्लाई का पीरियड। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, अगर आप 2 से 3 साल में रियल एस्टेट को बेचना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हाइपर सप्लाई या एक्सपेंशन के एंड वाले फेज में खरीद रहे हो। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, जब आपको बिल्डर्स बहुत ज़्यादा ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करने लगे, और साथ में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और साथ में पिछले 3 साल का रेंटल स्टैग्नेंट रहे, तो ऐसे केस में आप ये कह सकते हैं कि आप एक हाइपर सप्लाई जोन में हैं, राइट? तो ऐसी जगह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को बचे रहना चाहिए, वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ऐसे लोग जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे टाइम पर बिल्डर से एक अच्छी डील निकाल सकते हैं। फर्स्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 यूनिट्स हैं किसी बिल्डर के पास, और वो हार्डली 100 यूनिट्स बेच पाया है, और 101वीं यूनिट आप खरीदने वाले हैं। तो ऐसे केस में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने लिए बेहतर यूनिट और साथ में एक अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं। और चूंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10 साल 15 साल उस एसेट को होल्ड करने वाले हैं, तो एक अच्छा प्रॉपर्टी अच्छे फेसिंग के साथ अच्छे रेट पर लेना हर एक फेज में पॉसिबल होता है। एक्सपेंशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सपेंशन, रिकवरी और एक्सपेंशन वाले केस में बिल्डर बहुत ज़्यादा भाव नहीं देता, और बिल्डर्स भी बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है इस फेज़ के, राइट? तो उन्हें भी बहुत प्रोसेस वगैरह करना, हमने इस बार देखा कि कहीं ना कहीं लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि किसे यूनिट देनी है, किसे यूनिट नहीं देनी है, रेट्स को लेकर के कोई नेगोशिएशन ही नहीं है, राइट? तो इस तरीके से रियल एस्टेट साइकिल काम करता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को, जैसे मैंने बताया कि एक बबल आइडेंटिफाई करना जो कि एक हाइपर सप्लाई जोन में आता है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी रियल एस्टेट बबल पर भी बात कर लूँगा कि रियल एस्टेट बबल हम आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या रियल एस्टेट बबल एग्जिस्ट भी करता है तो कितना रिस्की है, टाइम पीरियड क्या होता है। वैसे हर एक एसेट क्लास में जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई है, वहाँ पर बबल एग्जिस्ट करता है, राइट? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं यस, ये चीज़ आज के डेट में मायने रखती है। बट जो एंड यूजर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और इंडिया के जो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं कि रियल एस्टेट को लोग इमोशनल डिसीजन मानते हैं, रियल एस्टेट को लोग फिर एक ओनरशिप के लिए, प्राइड ऑफ ओनरशिप की तरीके से देखते हैं, तो ऐसे केस में बबल का बर्स्ट होना और रियल एस्टेट के प्राइसेस का स्लैश होना बहुत ही मुश्किल है। मैं आज ये भी कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट के प्राइसेस कभी भी नहीं गिरेंगे, राइट? किसी एक सिनेरियो में, राइट? तो अगर आप एक अच्छी रियल एस्टेट परचेज कर रहे हैं तो फॉर श्योर नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट, अगर मैंने बात की उस टाइम पर मुंबई के रियल एस्टेट साइकिल पर, बट कई लोग ये भी कहेंगे कि गुड़गांव में भी तो उस टाइम पर रियल एस्टेट कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। तो डीएलएफ ने यस, पोस्ट लिबरलाइजेशन ही स्टार्ट किया था यहाँ पर आना, और मार्केट कहीं ना कहीं 1996 तक अच्छा रहा, क्योंकि
अच्छा रहा इन द सेंस कि जो खेत खलिहान बहुत ही सस्ते थे, डीएलएफ ने एक अच्छा प्राइस देकर के उसे खरीदा, तो हम वहाँ से कह सकते हैं कि एक बुलिश पीरियड था 1996-1997 तक। उसके बाद 2003 तक बिल्कुल ही स्टैग्नेंट रहा मार्केट। 4 और 5 में तो हर घंटे रेट बढ़ते थे। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट एक स्लो मूविंग एसेट है। कहीं भी अगर सुबह से शाम तक रियल एस्टेट के रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में एक स्टैग्नेंट पीरियड आने वाला है। तो यस, वो स्टैग्नेंट पीरियड आया भी, बट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। क्यों? क्योंकि 2009 के बाद जैसे ही वो रियल एस्टेट क्रैश यूएसए में हुआ, इवन .com बबल जब यूएसए में हुआ, तो इंडिया को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जाने लगा कि यहाँ पर एक चीप लेबर है, या सस्ते में काम कराया जा सकता है, एक्सपोर्ट्स वगैरह अच्छे से लिए जा सकते हैं, सर्विसेज ली जा सकती हैं, तो इससे पैसा पंपिंग हुआ। तो इसकी वजह से 2011-12 में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बुलिश मार्केट था। इवन 13 तक बुलिश मार्केट था गुड़गांव में, और उसके बाद फिर एक स्टैग्नेंट पीरियड स्टार्ट हुआ जो कि 2021 तक चला। हम कह सकते हैं 2021 के लास्ट क्वार्टर से 2022 के स्टार्टिंग से एक बुल रन स्टार्ट हुआ है। कोविड ने जो डिमांड बनाई है उससे हम एक्सपेंशन पीरियड में ही हैं, अभी तक हाइपर सप्लाई वाली पीरियड में नहीं आए हैं। हम बहुत ज़्यादा ऑफर्स वगैरह या रेंटल्स का स्टैग्नेंट होना नहीं देख रहे हैं। तो आज के डेट में भी हम एक्सपेंशन पीरियड में हैं। एक्सपेंशन के बाद आपको हाइपर सप्लाई वाला जोन मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी 2-3 साल तक ये बुल मार्केट चलने वाला है, राइट। और बुल मार्केट चलने का मतलब रेट्स ऐसा नहीं कि दिन पे दिन बढ़ते जाएं जैसे कि हमने पहले देखा। यस, एक साइलेंट बुल मार्केट भी हो सकता है जहां की प्रॉपर्टी के प्राइसेस इन्फ्लेशन से 2% के आसपास से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और सप्लाईज भी लिमिटेड हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में टिपिकल अगर 10 एकड़ के आसपास का मान ले तो उसे 6 से 7 साल लग जाते हैं, और ये टाइम कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई के केस में, राइट। कि आज की जो डिमांड है वो हो सकता है 5 साल में जाकर के मीटअप हो। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि अभी हम कहीं बुल के बीच में हैं। आगे आने वाले टाइम में और भी बुल चलने वाला है फॉर श्योर, अगले 2 साल। और क्या हम फिर हाइपर सप्लाई वाले जोन में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये आज प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। बट यस, तब की बात तब कर लेंगे, और ऐसे ही मैं वीडियोस इस पर भी बनाता रहूँगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, मैंने आपको स्नोबॉल इफेक्ट बताया कि यस, अगर आप प्रॉपर्टी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख रहे हैं तो एक स्नोबॉल इफेक्ट बन करके आपकी प्रॉपर्टी पर एक अच्छा रिटर्न दे जाएगा। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बायर्स मार्केट एंड सेलर्स मार्केट। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप बायर्स मार्केट में हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बिल्डर के साथ निगोशिएट कीजिए, प्राइजेस पर एक अच्छी यूनिट लीजिए, जिससे कि आप अगर 10 से 12 साल 15 साल बाद अगर उसे बेचें या रेंट पर रखें तो आपको एक अच्छी वैल्यू मिले। बट अगर आप सेलर्स मार्केट में हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिट मिले, भले ही आप निगोशिएट ना कर पाएँ। और अगर उससे आप लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रख रहे हैं तो अगर सप्लाई आज कम है तो अगले 5 साल में भी कम रहेगी। इसीलिए बिल्डर आपकी बात नहीं सुन रहा मतलब निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। तो वो सप्लाई की जो लिमिटेशन है वो 5 साल बाद भी रहेगी, तो आप वहाँ पर भी बेच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करूँ कि रियल एस्टेट साइकिल पर डिपेंडेंसी रखना एक इन्वेस्टर के लिए, टिपिकल इन्वेस्टर के लिए और एंड यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 1 या 2 साल में एग्जिट लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको रियल एस्टेट बबल आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन रिलाइंग ऑन रियल एस्टेट साइकिल। बट ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, जिससे कि आपको एटलीस्ट रियल एस्टेट साइकिल के बारे में मैं समझा पाऊँ, और बहुत ज़्यादा आप साइकिल को बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है, राइट। तो एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप कर क्या सकते हैं, राइट। जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम एंटिसिपेट करते हैं जीडीपी के बेसिस पर या किसी कंपनी के सेल्स एंड ग्रोथ के बेसिस पर हम रियल एस्टेट की डिमांड को भी, जीडीपी को भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर आज आपके पास पैसा है और आप पॉजिटिव हैं इंडिया के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए उस शहर के, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप गुड़गांव जैसे शहर की बात करें जहां हमें पता है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स बनने वाली हैं और भी अर्बनाइजेशन होने वाला है, और अगर एक डेटा के मुताबिक बात करें तो 30% अर्बनाइजेशन अभी और होने वाला है अगले 3 डेकेड में, राइट। तो वैसे केस में आपको गुड़गांव जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे शहर ज़्यादा अच्छा करते दिखेंगे। बट इसी टाइम पर आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आप अंडर डेवलप लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या
डेवलपिंग लोकेशन में या डेवलप लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो टोटली अंडर डेवलप लोकेशन है तो इकोनॉमी पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अंडर डेवलप लोकेशन पर फैक्ट्रीज़ का आना, जॉब का क्रिएट होना वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इकोनॉमी पर कि क्या वहाँ पर और फैक्ट्रीज डलेंगी या नहीं डलेंगी। अगर आप डेवलप लोकेशन पर हैं तो कहीं ना कहीं आपका 5 से 7% का रेंटल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और कुछ भी नहीं, और कैपिटल एप्रिसिएशन आपको कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल ही जाने वाला है उस स्नोबॉल इफेक्ट की वजह से, राइट। तो बीइंग एन इन्वेस्टर आपको एंटिसिपेट करना चाहिए कि इस तरीके की जो जीडीपी है या जो लोगों के पास पैसा है या जो डिमांड एंड सप्लाई वाली गेम है वो आगे आने वाले टाइम में क्या होगी। रियल एस्टेट साइकिल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो लिबरलाइजेशन की वजह से एक बुल रन स्टार्ट हुआ, बीच में .com बबल आया, बीच में फिर आपका 2008 का मार्केट क्रैश हुआ रियल एस्टेट का, फिर डीमोनेटाइजेशन आ गया, कोविड आ गया। हमें हर एक सिचुएशन पर नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, रियल एस्टेट साइकिल या रियल एस्टेट की डिमांड एंड सप्लाई क्या होगी, क्या लोग और घर खरीदना चाहेंगे। अगर मोस्ट रिसेंट एग्जांपल देखें तो जब कोविड पीक पर था तो लोग अपनी हेल्थ, अपने लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, डरे हुए थे। रियल एस्टेट खरीदना तो बहुत दूर की बात है, राइट। हमने नहीं एंटिसिपेट किया था कि रियल एस्टेट इस तरीके से बूम करेगा, एक बुल स्टार्ट होगा। ऑल्दो यस, रियल एस्टेट का बुल बहुत दिनों से ड्यू था और इसी स्नोबॉल इफेक्ट की वजह से हम मार्केट का रेट इतना देख रहे हैं। यस, रियल एस्टेट आज जिस रेट पर है डिज़र्व करता है, इवन और एक्सपेंसिव होना भी डिज़र्व करता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से ड्यू था। डीमोनेटाइजेशन ने बुल को डिले किया था, कोविड ने फिर वापस से डिले किया, और जो चीज़ डिले होती है कहीं ना कहीं डिमांड तो थी, बस लोगों के पास वो कमिटमेंट और वो कैश फ्लो नहीं था कि वो रियल एस्टेट की वो ट्रांजेक्शन कर पाए, राइट। तो आशा करता हूँ कि रियल एस्टेट साइकिल को मैंने एक्सप्लेन किया हो। रियल एस्टेट साइकिल शहर वाइज अगर कंपेयर करें कोलकाता को मुंबई से, बिल्कुल अलग प्ले आउट करती है। जैसे मुंबई का साइकिल हमसे 2 साल के आसपास आगे होता है। अगर नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो आप अंडर डेवलप लोकेशन में हैं, डेवलपिंग लोकेशन में हैं, डेवलप लोकेशन में हैं, फ़र्क पड़ता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रियल एस्टेट साइकिल को ट्रैक किया जा सकता है वो रेंटल्स के थ्रू किया जा सकता है, बिल्डर के ऑफर्स के थ्रू किया जा सकता है, राइट। तो आशा करता हूँ कि मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके थॉट्स क्या हैं, आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एलिट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पर इसी तरीके के एजुकेशनल सेशंस और इंटरेक्टिव वे में आपके क्वेश्चंस एड्रेस किए जाते हैं। वहाँ पर जो करंट लॉन्चेस हैं या अपकमिंग लॉन्चेस हैं उन पर भी अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन होती है ऑफ द रिकॉर्ड, राइट। तो एक्सप्लोर कीजिए एलिट मेंबरशिप, आपको पुराने वीडियोस का भी एक्सेस मिल जाएगा फॉर द टाइम बिंग, बट मैं आगे आने वाले टाइम में से हटाने वाला भी हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी नॉलेज में इसने एडिशन किया हो, और भी ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।